हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की पॉलिटी की क्लास पे शुरू करते हैं। एसएसटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी काफ़ी दिनों का कंप्लीट हो चुका है और एसएसटी की प्रैक्टिस भी हो रही है डेली रात 9 बजे। तो आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक लेसन और बचा है, आज एक लेसन पढ़ेंगे, इसके बाद एक लेसन और है, बस पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के लेसन को। तो पाठ 7 है जन सुविधाएं। लिखा है अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जन सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सौदा पेट का दिखाया गया है। यहाँ पर ये महिलाएं पानी भर रही हैं। इस चित्र में मडी पाक्कम और इसमें मैलापुर। आगे लिखा हुआ है चेन्नई के लोग और पानी। लिखा है श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो। इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मडी पाक्कम के एक मकान में सिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए सिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सौदा फेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो चित्र ऊपर दिखाए गए थे उनके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। आगे लिखा है जीवन के अधिकार के रूप में पानी। लिखा है जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक हो। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है।
पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। जन सुविधाएं के बारे में जान लेते हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो इससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी हो सकती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। तो जन सुविधाओं में सरकार की क्या भूमिका होती है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार को भी क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके हैं। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है, और ज़रूर कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी, क्योंकि जो निजी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर ही कार्य करती हैं। यदि उन्हें मुनाफा होता है तो ही वो कार्य करती हैं, और बिना मुनाफे के कार्य को वो करने के लिए दिलचस्पी नहीं लेती हैं। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि वह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए, क्योंकि निजी कंपनी अगर ये जिम्मेदारी उठाएंगी तो प्रत्येक व्यक्ति को इनका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि निजी जो कंपनियां होती हैं वह अधिक मुनाफे के साथ इस कार्य को करेंगी, और अगर सुविधाएं महंगी होंगी तो लोग इनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए इनकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा काफ़ी असमानता रही है। यहाँ लिखा है आगे, सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे से बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है। अब लिखा हुआ है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं कि सरकार कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है जन सुविधाओं के लिए। लिखा है, आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों पर जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सकें। अब लिखा है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है। दूर की बस्तियों को पानी कम मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। तो सबसे अधिक जो असुविधा है वो गरीब लोगों को है, क्योंकि वे पानी को खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वे पानी की किल्लत को दूर कर लेते हैं। बोरवेल को खोद कर या टैंकरों से पानी खरीद लेते हैं या बोतल बंद पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे लिखा है, पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुओं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है किसानों से पानी छीनना। तो किसानों से पानी किस तरह छीना जा रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के रास्ते खोल दिए हैं।
बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारुणगिजी जैसे कस्बों की और शहर के उत्तर में स्थित गांव में पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गांव के लिए पीने की पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। अब लिखा है विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर दिखाई देता है झुग्गी में रहने वाले लोगों में और होटलों में रहने वाले लोगों के पानी की जो व्यवस्था है उसमें कितना अंतर है। क्योंकि जो झुग्गी में रहते हैं उनके लिए 1 बाल्टी प्रतिदिन के हिसाब से और जो होटलों में रहते हैं उनके लिए 80 बाल्टी तक पानी मिल जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। आगे लिखा है नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जल की आपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभा में जनता प्रबंधकों का पक्ष चुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। तो ये पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है और यहाँ पर जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है। जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। यानी निजी कंपनियों को जब पानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई तो पानी वहाँ पर महंगा हो गया। इस कारण लोगों ने विशाल प्रदर्शन किए तो सरकार को दोबारा इस व्यवस्था को अपने हाथों में लेना पड़ा। आगे लिखा है भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे।
लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनत कश लोग शहर में नहीं रह। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में जन सुविधाओं के बारे में जाना है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।